हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे कन्फाइन स्पेस एंट्री पर। और आपको बता दें कि कन्फाइन स्पेस अपने आप में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही हैजार्डस माना जाता है। और कन्फाइन स्पेस एंट्री पर आज हम लोग जो बात करने वाले हैं तो कंप्लीट सेफ प्रोसीजर्स पर बात करेंगे, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश में सारी बातें मिलेंगी। आई होप कि आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे और काफ़ी आपको नॉलेज भी होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्फाइन स्पेस एंट्री का कंप्लीट सेफ प्रोसीजर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कन्फाइन स्पेस है ना सेफ एंट्री प्रोसीजर्स पर कि क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं भाई कन्फाइन स्पेस क्या है। तो उससे पहले कुछ चीजें हम आपको बता दें कि एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग वर्क इन कन्फाइन स्पेस। हजारों लोग हर साल, लाखों लोग हर साल कन्फाइन स्पेस में एंट्री के चलते अपनी जान को गंवा देते हैं, क्योंकि ये काफी खतरनाक जगह होती है। कन्फाइन स्पेस अपने आप में बहुत ही है ना hazardous स्पेस मानी जाती है। द मेजोरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड ड्यूरिंग वर्किंग इन वेसल, टैंक, मैनहोल्स, सेवेज एंड सैम्स एंड स्वीयर, ट्रेंच, बोरवेल्स एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जहां वर्कर को काम करने के लिए अंदर जाना पड़ता है, जैसे वेसल है, टैंक है, मैन होल जो गड्ढे होते हैं, सीवेज सम्स जो आपके नाला गटर्स वगैरह होते हैं, सीवियर जहां बड़े बड़े नाले का पानी बाहर निकाला जाता है जिसके थ्रू, ट्रेंचेस हैं, ठीक है, बोरवेल्स जो होते हैं, बड़ा बड़ा बोरवेल वगैरह खोदा जाता है वो सब में, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी जगह होती हैं जहां वर्कर को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। The reason behind accident is allowing the person to enter a confined space without carrying out atmospheric test or lack of awareness about the hazard in it। अब बताते हैं कि सबसे बड़ा जो रीजन होता है कि कन्फाइन स्पेस से लोग जो अपने जानों को गंवाते हैं या जिसकी जिंदगी चली जाती है, तो सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि ऐसे वर्कर को जो कन्फाइन स्पेस में काम करने के लिए जाते हैं वो वहाँ के बारे में, वहाँ के हैजर्ड्स के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। और जिस जगह, जिस कन्फाइन स्पेस में वर्कर को भेजा जाता है वहाँ किसी तरह की कोई टेस्टिंग नहीं होती है, गैस टेस्टिंग नहीं होती है, एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग नहीं होती है, या जो खतरनाक खतरनाक जो गैसेस होते हैं वो गैसेस की पॉइजनस गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं, उनकी टेस्टिंग नहीं होती है। विदाउट टेस्टिंग उसको इंटर कर दिया जाता है। सो यही रीजन होता है सबसे ज्यादा फैटेलिटी का। इट इज नेवर बी डिफाइंड based on the volume of the tank or vessel. It could be very giant like a submarine ship and a chemical storage tank or silos। अब कहना ये चाहते हैं कि कन्फाइन स्पेस जरूरी नहीं है कि वो छोटा और तंग ही होता है। कन्फाइन स्पेस बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, जैसे जहाज के इतना बड़ा होता है, जैसे बड़े बड़े केमिकल स्टोरेज जो टैंक होते हैं वो बहुत बड़े बड़े आपके होते हैं, साइलस वगैरह जो होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि कन्फाइन स्पेस हो वो छोटा ही हो या उसमें जाने का रास्ता तंग हो या एक ही आने जाने का रास्ता हो, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ कन्फाइन स्पेस इतने बड़े बड़े होते हैं कि आप ट्रक लेके चले जा सकते हैं, गाड़ी लेके एंटर कर सकते हैं, बट है वो कन्फाइन स्पेस, ठीक है। वैसे कन्फाइन स्पेस का जनरल जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि इट इज अ स्पेस वेयर द लिमिटेड ओपनिंग फॉर एंट्री और एग्जिट वन ओपनिंग यूजुअली। आमतौर पर कहा यह जाता है जो कन्फाइन स्पेस होता है तो उसमें आने और जाने का रास्ता जो लिमिटेड होता है, और कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि उसमें आने और जाने का रास्ता एक ही होता है। स्पेस इज नॉट डिजाइन फॉर वर्किंग ऑफ ह्यूमन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो कन्फाइन स्पेस होता है उसमें आदमी को लंबे समय तक काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। यानी कोई आदमी चाहे कि हम लंबे समय तक वहां काम करें कंफर्टेबली, तो वो कन्फाइन स्पेस नहीं होता है, बल्कि एक सर्टेन टाइम तक आपको काम करना पड़ता है और सर्टेन टाइम तक काम करने के बाद आपको निकल जाना पड़ता है। इट हैज सफिशिएंट स्पेस टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क, इट शुड बी लार्ज एनफ। और कन्फाइन स्पेस काफी बड़ा भी होता है, आराम से आप उसमें काम कर सकते हैं, और काफी लार्ज एनफ होता है जिसको कहते हैं। इन शॉर्ट इट इज अ स्पेस वेयर द रिस्क टू ह्यूमन लाइफ इज हाई ड्यू टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी। कुल मिला के कहना ये चाहते हैं 100 बात की एक बात
कि जो कन्फाइन स्पेस होते हैं वो इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, ह्यूमन की लाइफ के लिए काफी रिस्की होता है, इसीलिए क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और वहां फ्लेमेबल गैसेस होते हैं, टॉक्सिक गैसेस होते हैं और इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैजर्ड्स कन्फाइन स्पेस होने की वजह से कन्फाइन स्पेस अपने आप में काफी खतरनाक होता है और काफी हैजार्डस होता है, इसलिए अक्सर लोगों की वहां जान भी चली जाती है। अब आगे हम लोग बात करेंगे हु कैन वर्क इन कन्फाइंड स्पेस, ये कन्फाइंड स्पेस में कौन काम कर सकता है, आखिर किसको अलाउ किया जाएगा कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए। तो सिंपल है कि ओनली सर्टिफाइड पर्सन हु हैज वैलिड ऑथराइजेशन फॉर वर्किंग इन ए कन्फाइंड स्पेस कैन बी अलाउड टू वर्क इन सच एन एरिया। क्या कहना ये चाहते हैं, सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं कन्फाइंड स्पेस में जिसके पास वैलिड ऑथराइजेशन हो, यानी जो लोग ऑथराइज हों, जिन लोगों को अलाउ किया जाएगा केवल वही लोग कन्फाइंड स्पेस में काम कर सकता है, अदरवाइज दूसरे लोग उसके अंदर इंटर नहीं करेंगे। उसके बाद आगे का पॉइंट है कि हाउ टू गेट ऑथराइजेशन फॉर वर्किंग इन ए कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए ऑथराइजेशन कैसे लिया जाएगा। ऑथराइजेशन का मतलब अनुमति है, इजाजत है, कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो कहना यहाँ चाहते हैं कि द इंटायर प्रोसीजर फॉर ऑथराइजेशन इज साइट स्पेसिफिक एज बिलो, कुछ साइट की विशेषताओं से जुड़े हुए होते हैं और क्या क्या होते हैं, क्या क्या जनरली होना चाहिए, तो वो आपको हम नीचे पॉइंट वाइज दे रहे हैं। रिक्वायर्ड बेसिक ट्रेनिंग फॉर कन्फाइंड स्पेस विद एन प्लान स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्क इन कन्फाइंड स्पेस, इट आल्सो इंक्लूड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहली बात तो ये है कि वैलिड ऑथराइजेशन पाने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, आपको ट्रेंड होना पड़ता है, आपको जानना पड़ता है कि कन्फाइंड स्पेस क्या है और कन्फाइंड स्पेस में किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट या और आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दूसरी बात कि हमको कन्फाइंड स्पेस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा है फॉलो बाय एग्जामिनेशन है थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल है द ओनली पर्सन हु ऑब्टेन्ड एंड रिक्वायर्ड मार्क्स इन एग्जामिनेशन गॉट बेसिस आर ऑथराइज्ड फॉर कन्फाइंड स्पेस। बताते हैं कि रियल कन्फाइंड स्पेस में काम कराने से पहले उन लोगों से रिहर्सल कराया जाता है और उन लोगों का एक तरह से एग्जाम लिया जाता है, टेस्टिंग ली जाती है कन्फाइंड स्पेस में ही एंट्री करा करके, और जो ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं या जो अच्छे से कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाकर सारे काम को अच्छे से करके निकलते हैं तो डेफिनेटली उसी को ही वैलिड माना जाएगा, उसी बंदे से ही कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कराया जाएगा और बासाब्ता उसको बेसिस ऑफ ऑथराइजेशन यानी ऑथराइजेशन का उसको बाध्यता क्या बिल्ला मिलेगा यानी बेस मिलेगा और वो एक तरह से आईडी कार्ड मिलेगा कि ही इज ऑथराइज्ड फॉर एंटरिंग इन कन्फाइंड स्पेस। अगला है एंड अपार्ट फ्रॉम एंड दिस एंड ही हैज बीन ट्रेन्ड ऑन परमिट रिक्वायरमेंट्स फॉर कन्फाइंड स्पेस, और इसके अलावा है ना कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए एक हमें क्या होती है परमिट की भी जरूरत पड़ती है, बिना परमिट के हम कन्फाइंड स्पेस में एंटर नहीं कर सकते हैं। अब कुछ बातें आपको बताते हैं कि इट कैन लिंक विद द आईडी कार्ड ऑफ योर कंपनी एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर, आईडी कार्ड ऑफ एन ऑथराइज्ड एंड पर्सन कैन बी मार्क्ड विद ऑथराइज्ड एंड कन्फाइंड स्पेस। कहना ये चाहते हैं कि जो लोग भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करेंगे, ट्रेनिंग में पास हो जाएंगे, एग्जाम में पास हो जाएंगे, तो ऐसे बंदे को एक आईडी कार्ड कंपनी के थ्रू से बनाया जाएगा, बना करके उनको दिया जाएगा जिसमें ऑथराइज्ड कन्फाइंड स्पेस करके उसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ सिंबल यहाँ लगाए गए हैं, आप सिंबल वगैरह को पढ़ सकते हैं और ऑथराइज्ड एंड एंट्री ड्यूटीज की क्या जिम्मेदारी होती है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अभी जो लंबा नाम इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि हु इज ऑथराइज्ड फॉर कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट है ना, और कन्फाइंड स्पेस में जब हम लोग जाते हैं कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट जो होते हैं उसके लिए कौन ऑथराइज होते हैं, यानी आप जानते हैं ना कि एक ट्रेंड होते हैं जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाते हैं और एक होते हैं जो कन्फाइंड स्पेस का अटेंडेंट होते हैं जो बाहर से उसका देखभाल करते हैं, हर तरह की उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो यहाँ कहना यह चाहता है कि कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट बनने के लिए कौन ऑथराइज है, किस तरह के लोग कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट बन सकते हैं। तो पहला है एनीवन हु हैज सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज फॉर वर्किंग इन ए कन्फाइंड स्पेस।
कोई भी अटेंडेंट बन सकता, बट शर्त है कि उसके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उनका तजर्बा होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस एंट्री को लेकर। दूसरी बात कि ही हैज नॉलेज ऑफ एन ऑपरेटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ गैस एंड डिटेक्टर। सबसे पहली बात यह है कि ये तो बता दिए, फिर बता रहे हैं कि ऐसा बंदा जिसको नॉलेज हो, है ना, गैस टेस्टर जो होता है जिससे हम लोग खतरनाक गैसेस का पता लगाते हैं, है ना, गैस टेस्टर जो मशीन होती है उस मशीन को चलाने का, टेस्ट करने का, ऑपरेट करने का सब कुछ उनको अच्छे से नॉलेज है, वही अटेंडेंट बनेंगे, क्योंकि अटेंडेंट समय समय पर ताकि गैस को टेस्ट करते रहें। उसके बाद हु इज सक्सेसफुली पास ट्रेनिंग आप है ना कन्फाइंड स्पेस, और अटेंडेंट वही बन सकते हैं जो कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग क्या हो, सक्सेसफुली पास कर गया हो। उसके बाद है हु नोस रेस्क्यू प्रोसीजर फॉर कन्फाइंड स्पेस। अगर कन्फाइंड स्पेस में किसी तरह का कोई हादसा हो जाता है या किसी तरह कोई मामला हो जाता है तो किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा अंदर घुसे हुए आदमी को, जिसके बाद बात का अच्छा नॉलेज होता है, वही अटेंडेंट बन सकता है। हु इज गोन थ्रू इमरजेंसी हैंडलिंग ट्रेनिंग, और जिनके पास इमरजेंसी हैंडलिंग ट्रेनिंग भी दिया गया हो या जिनको इमरजेंसी हैंडलिंग ट्रेनिंग भी मिला हो कि अगर आपातकालीन घटना में किसी तरह की कोई बात होती है तो हम किस तरह से वहां काम करेंगे, किस तरह से बचाव करेंगे। Who has ability to writing so he can easily write and details of the intent in a permit। और बताते हैं कि जिसके पास लिखने की भी क्षमता हो, यानी चीजों को लिख सके, पढ़ सके, कम से कम वहां के परमिट से रिलेटेड और वहां के जो भी रूल एंड रेगुलेशन उससे रिलेटेड, तो ऐसे बंदे ही अटेंडेंट बन सकते हैं। अगला है कि हैजर्ड्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं। हेल्थ हैजर्ड, पहला होता है हेल्थ हैजर्ड यानी ऑक्सीजन डिफिशियंसी। कन्फाइंड स्पेस में अक्सर ऑक्सीजन की कमी होने की संभावना होती है। कमी होने का मतलब होता है 19.5 यानी 19.5 से अगर कम हो जाए ऑक्सीजन का लेवल तो वो आपके हेल्थ हैजर्ड हैं। उसके बाद फायर हैजर्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लेमेबल गैसेस, क्योंकि जो टैंक में आप काम करने के लिए जा रहे हैं ऑलरेडी उसमें हल्का फुल्का क्या होगा, कोई भी तत्व जो ज्वलनशील हो उसमें होगा। इवन कि एक चमचा 2 चमचा अगर तेल भी है और उसका वाइपर बना के पूरा टैंक में फैला हुआ है तो स्पार्क मिलते ही क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है। उसके बाद हेल्थ हैजर्ड में प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस। हेल्थ हैजर्ड में ये भी आएगा कि टॉक्सिक गैस जो जहरीला गैसेस होते हैं, पॉइजनस गैसेस होते हैं, उसका पाया जाना भी हेल्थ हैजर्ड माना जाएगा। इलेक्ट्रोक्यूशन, कन्फाइंड स्पेस में इलेक्ट्रोक्यूशन की भी चांसेस होते हैं ड्यू टू लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी तरह से लीकेज कर गया तो वो जो आप कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं उसकी पूरे बॉडी में फैल जाएगा और आपके काम करते तुरंत क्या कर जाएगा, वो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। फॉल हैजर्ड, फॉल हैजर्ड का मतलब ये है कि पुअर इल्यूमिनेशन यानी पर्याप्त रोशनी नहीं है तो कभी भी कोई भी चीज ऊपर गिर सकता है, आपको दिखाई नहीं देगा, दूसरे बंदे को भी दिखाई नहीं देगा। हेल्थ सडन रिलीज ऑफ मटेरियल्स एंड गैसेस केमिकल्स व्हाइल वर्किंग। और हेल्थ हैजर्ड में ये है कि अचानक क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज कर जाते हैं, गैस होते हैं वो रिलीज कर जाते हैं और अचानक किसी की मृत्यु भी हो जाती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस हैं, ये कुछ ही देर में अगर आदमी वहां रहे और प्रिकॉशन ना ले तो जान जा सकती है। अब यहां से बात करेंगे कि जो अटेंडेंट होते हैं और इंटेंडेंट होते हैं दोनों की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। अटेंडेंट का मतलब होता है जो बंदा बाहर है ना से निगरानी करता है, और इंटेंडेंट का मतलब होता है जो बंदा कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करता है, यानी कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री करने वाला बंदा इंटेंडेंट कहलाता है, और उस बंदे का जो निगरानी करता, देखभाल करता है वो अटेंडेंट कहलाता है। तो दोनों की जिम्मेदारी होती है कि क्या क्या जिम्मेदारी होगी। अटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि अंडरस्टैंड साइंस एंड सिम्टम ऑफ द एक्सपोजर एंड दैट द इंटेंट में एग्जिबिट। कहते हैं कि जो अटेंडेंट है उसको पता होना चाहिए सिम्टम्स के बारे में, साइंस के बारे में, जो इंटेंट अंदर गया है अगर उसको किसी तरह की प्रॉब्लम होता है तो। दूसरा है कि रिमेन आउटसाइड द स्पेस एंड ड्यूरिंग एंट्री एंड ऑपरेशन डू नॉट लीव द स्पेस अनअटेंडेड। यह कहना चाहते हैं कि जिस जगह काम करने के लिए वर्कर गया है, जिस कन्फाइंड स्पेस में, हमेशा वहां हमको डटे रहना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर हम चले गए उसको अकेले
छोड़ दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हादसा होता है तो और आप उस वक्त अगर वहां नहीं मौजूद रहेंगे तो फिर वो हेल्प कौन करेगा। उसका बाद मॉनिटर एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन कंटिन्यूअसली, कहना ये चाहते हैं जो अंदर ये है गैसेस हैं या फ्लेबल गैसेस हैं या और इस तरह के कोई एक्सप्लोसिव गैसेस हैं, तो लगातार उस गैसेस का क्या करना है, आपको मॉनिटरिंग भी करते रहना है। उसका बाद मेंटेन एंड कम्युनिकेशन एंड विद इंटेंडेंट ऑलवेज, और जो अंदर कन्फाइंड स्पेस के अंदर गया है अटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है, अटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि लगातार उससे बातचीत करे, है ना, उसको अकेले ना छोड़े बल्कि उससे बातचीत करते रहे। ठीक है। उसके बाद है कि डू नॉट परफॉर्म एनी वर्क एक्टिविटीज एंड व्हाइल अटेंडिंग एन एंट्री, जब आप किसी एंट्री का अटेंडिंग कर रहे हैं यानी उसको अटेंड कर रहे हैं तो उसमें कोई दूसरा काम मत कीजिए। हो सकता है कि उस काम के चक्कर में आप कन्फाइंड स्पेस छोड़ के कहीं और काम में लग जाएंगे और ये जो अंदर गया है ये अकेले पड़ जाए, किसी हादसे का शिकार हो जाए। इसलिए एक वक्त में एक ही काम करना है। परफॉर्म वन एंट्री रेस्क्यू एंड आइडेंटिटी, इनिशिएट एन इमरजेंसी रेस्क्यू बाय नोटिफाइंग एन ऑपरेशन सेंटर्स। यहाँ कहना ये चाहता है कि जब भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री होती है या कोई भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर किसी तरह कोई काम होती है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए तुरंत ऑपरेशन सेंटर को क्या करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। ये बात हुई अटेंडेंट की जिम्मेदारी। अब अटेंडेंट की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, अंडरस्टैंड एंड पोटेंशियल एंट्री हैजर्ड्स एंड बी अवेयर ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एक्सपोजर। क्या कहना ये चाहते हैं कि जो भी हैजर्ड्स हैं उसके बारे में अच्छे से उनको जानकारी होना चाहिए जो बंदा कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करता है, और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, उस लक्षण का भी उनको पता होना चाहिए ताकि वो लक्षण मिलते ही, वो लक्षण दिखते ही कन्फाइंड स्पेस को छोड़कर वो बाहर निकले। वेयर पीपीई एज एन स्पेसिफाइड ऑन द परमिट और ऑन द कन्फाइंड स्पेस एंड हैजर्ड असेसमेंट। और यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जो भी बंदा अंदर काम करने के लिए जाएगा वो प्रॉपर जो पीपी है वो पीपी पहन करके ही जाएगा, बिना पीपी पहने हुए काम करने के लिए अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है। मेंटेन कम्युनिकेशन विद एन अटेंडेंट, और एंट्रेंट की भी जिम्मेदारी होती है जो अंदर गया है कन्फाइंड स्पेस में कि वो भी लगातार बातचीत और संपर्क बनाए रखे अपने बाहर वाले जिम्मेदार आदमी से। ठीक है। उसके बाद है कि इवैक्यूएट स्पेस इमीडिएटली अपॉन नोटिफिकेशन बाय एंट्री अटेंडेंट। एंट्री अटेंडेंट के अगर थ्रू अगर कोई भी आपको सूचना मिलती है तो इसका मतलब है किसी तरह का आग लगी है, किसी तरह का ब्लास्ट हुआ, तुरंत वहां छोड़ करके क्या होना चाहिए, बाहर सबको आ जाना चाहिए, वहां किसी को रहना नहीं चाहिए। मेंटेन हो गया, सॉरी। अलर्ट द अटेंडेंट एंड एग्जिट इन द स्पेस इमीडिएटली वेयरएवर इट इज एन वार्निंग साइन और सिम्टम्स ऑफ एक्सपोजर। अगर आप कन्फाइंड स्पेस से गए हैं और आपका वार्निंग सिग्नल बजने लगा या कन्फाइंड स्पेस के अंदर आप गए हैं, इस तरह के कोई इमरजेंसी सिचुएशन आपको लगने लगा तो तुरंत क्या करना चाहिए, अटेंडेंट को अलर्ट हो जाना चाहिए और अटेंडेंट से तुरंत क्या करना चाहिए, है ना, एंट्रेंट को संपर्क बनाना चाहिए। अब यहाँ कुछ बातें और हैं जो कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड हैं। वो बातें ये हैं कि इंश्योर द फॉलोइंग प्रिकॉशन व्हाइल वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस। जब भी कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे तो सबसे पहले ये बात हम ध्यान में रखेंगे, जहन में रखेंगे, तब हम जाकर के काम करेंगे। पर सबसे पहली बात तो ये है कि अटेंडेंट और इंट्रेन ये दोनों एथोराइज बंदा होना चाहिए और ये दोनों कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, यानी दोनों को पता होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, वहां क्या क्या हैजर्ड हो सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, दोनों को पता होना चाहिए। अटेंडेंट, उसके बाद जिस जगह पे हम लोग काम करेंगे इस बात का जरूर सुनिश्चित करेंगे कि 9.5 से लेके 21.5 तक हमारा क्या है, ऑक्सीजन मेंटेन रहे। 23.5 से ज्यादा होगा तो इंडिक ऑक्सीजन माना जाएगा, 23.5 से ज्यादा होगा तो, और अगर 19.5 से कम होगा तो पुअर ऑक्सीजन माना जाएगा, ऑक्सीजन डिफिशिएंट माना जाएगा, और इन दोनों परिस्थिति में हमें काम वहां नहीं करना है। ठीक है। और किसी तरह के फ्लेमेबल गैसेस बिल्कुल वहां नील होना चाहिए, बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड अगर गैस है तो उसका 10 ppm, ppm का मतलब था पार्ट्स पर मिलियन, जो जहरीले गैसेस को नापा जाता है वो ppm से ही नापा जाता है।
तो 10 ppm से कम होना चाहिए। और कोई भी टॉक्सिक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 50 ppm से कम ही उसका लेवल होना चाहिए। और इस तरह के जो भी गैसेस है वो बिल्कुल भी कन्फाइंड स्पेस में नहीं होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस में टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि 40 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा और हवा का आवागमन नहीं होगा तो ज्यादा टेम्परेचर के कारण है ना एग्जॉस्शन होगा, यानी उसको उसका दम घुटने लगेगा, डिजीनेस चक्कर आएगा, हीट स्ट्रोक, और उसको लू मार सकता है। दूसरी बात यह है कि अटेंडेंट जो भी कन्फाइन स्पेस के लिए अटेंडेंट बनते हैं वो कन्फाइन स्पेस के बाहर है ना हमेशा जमे रहेगा, डटे रहेगा, जब तक के है ना जो अंदर गया है वो कंप्लीट बाहर ना निकल जाए। जो भी काम हो रहा है वो सब जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक अटेंडेंट को वहां क्या करना पड़ता है, कन्फाइन स्पेस के पास रहना पड़ता है। दूसरा है कि अटेंडेंट को हमेशा कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। जो बंदा अंदर गया, एंट्रेंस जो किया है, जो वर्बल और विजुअल दोनों लगातार उनको करते रहना चाहिए कि आप सेफ है या सेफ नहीं है, या किसी तरह कोई हैजर्ड तो नहीं है, आपको कोई दिक्कत और प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो एंट्रेंड होते हैं उसको भी चाहिए कि वो भी हैजर्ड से जागरूक रहे, जो भी वहाँ काम चल रहा है उससे वो जागरूक रहे। और अगर किसी तरह की उनकी सेहत या उसके स्वास्थ्य और सेहत से रिलेटेड कोई भी अगर वहाँ खतरा नजर आता है तो तुरंत उसको क्या करें, इन्फॉर्म करे, ठीक है। किसको, जो अटेंडेंट है उनको बताए और तुरंत वो भी काम छोड़कर बाहर निकल जाए। एक आदमी मैक्सिमम 15 मिनट है ना, वन गो टू अवॉइड रिस्क रिलेटेड टू एग्जॉस्शन। जहाँ ज्यादा सफोकेशन है, हवा वगैरह का आवागमन कम है, तो एक बंदे को 15 मिनट ही काम करने दें, फिर दूसरे बंदे को एंट्री कराएं, फिर इस तरह से दूसरा रिलैक्स हो जाएगा तो फिर दूसरे को एंट्री करें, फिर पहला रिलैक्स होगा। तो इस तरह से हमको करना चाहिए, इससे रिस्क क्या होता है, काफी बच जाता है। और हमको मैक्स श्योर कर लेना है कि जो भी वेसल है वो अच्छे से साफ सफाई किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप किसी तरह के अगर सोर्स अगर उस टैंक में अगर मिलता है तो आग या ब्लास्ट ना हो। कुल मिला के कहना ये चाहते हैं, पर्किंग आउट की बात हो रही। पर्किंग आउट का मतलब होता है शुद्धिकरण, यानी जो भी टैंक वगैरह हैं तो क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गैसेस होते हैं, रहते हैं बचा खचा, ठीक है। तो वही गैसेस हानिकारक बन जाते हैं और इस पार के संपर्क में आते ही क्या होती है, आग लग जाते हैं या ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमेशा जो है अगर आपका जो एटमॉस्फेयर है जहां आप काम कर रहे हैं वो ज्यादा ही खतरनाक है तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस को उसमें डालना चाहिए ताकि वो रिमूव एंड क्लीन हो जाए, है ना। और जो भी फ्लेमेबल गैसेस या केमिकल्स हैं वो भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए और वहां दुर्घटना बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद है कि जो लोग भी अंदर काम करने के लिए जाएंगे, हो सकता है कि वहां सांस लेने में काफी दिक्कत हो, तो SCBA यानी सेल्फ कनेक्ट ब्रीदिंग एपरेटस का यूज करेंगे। जब भी सेल्फ कनेक्ट ब्रीदिंग एपरेटस का यूज करेंगे तो अच्छे से पहले चेकआउट कर लेंगे कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं और सिलेंडर में प्रेशर हमारा है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो सब बंद कर देना चाहिए, बेहतर है कि बंद कर देना चाहिए। और डायरेक्ट हमको बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के साथ अगर आप काम करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद है आइसोलेटेड एंड यूजिंग LTO एंड ब्लाइंडिंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड एट एन वाल्व्स ट्रांसफर और पंपिंग, पाइपिंग, रोटेटिंग इक्विपमेंट etc। ब्लाइंड प्रोसीजर क्या होता है, देखिए ब्लाइंड प्रोसीजर का मतलब होता है जिस पाइप से कोई चीज जा रहा होता है, ठीक है, उस पाइप को क्या कर देना, लॉक कर देना। जैसे मान के चलिए हम लोग घर के छत पर टंकी बैठाते हैं पानी का और उसका कनेक्शन सारे नल में देते हैं, तो बीच में हम लोग ये क्या रखते हैं, है ना, मेन ब्लॉक वाल्व लगा देते हैं और उसको बंद कर देंगे तो पूरा फ्लैट का पानी बंद हो जाएगा। तो कहना ये चाहते हैं कि जो लोग भी कन्फाइन स्पेस के अंदर जाते हैं काम करने के लिए या किसी तरह का जो पाइप वगैरह का सिस्टम उससे जो जुड़ा हुआ है तो वो क्या करना चाहिए, उनको बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। सिर्फ लॉग आउट टैग आउट से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि नॉन एंट्री रेस्क्यू किट है ना रिक्वायर्ड, है ना, फॉर इवैक्यूएशन ऑफ इंट्रेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के वक्त हम लोग को कुछ सामान रखना वहां पड़ता है। जब हम किसी को कन्फाइन स्पेस के अंदर एंट्री कराते हैं तो कुछ चीजें, कुछ सामान हमको क्या करना पड़ता है,
वहां रखना पड़ता है, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, उसको देख सके, समझ सके, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सके, काम कर सके। और दूसरी बात है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको निकालने में भी क्या हो, आसानी हो। तो पहली बात यहाँ ये कहा जा रहा है क्या क्या रखना चाहिए। तो रेस्क्यू किट में आता है आपका ट्राइपोड। ट्राइपोड होता है 3 पैर वाला, देखें ट्राइपोड 3 पैर वाला होता है, और जैसे तराजू वगैरह लटका के सामान उसमें नापा जाता है, तोला जाता है। या डेविड आर्म है विंच, ठीक है। ये क्या है, रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर, है ना, लाइफ लाइन, सेफ्टी पेड, ये सब होना चाहिए जब हम किसी को कन्फाइनेंस में एंट्री कराते हैं। तो क्योंकि हो सकता है कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए और उसको निकालने की नौबत आ जाए। उसके बाद है कि जितने भी अटेंडेंट हैं वो सारे कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। और उसको अरेंजमेंट्स है ना ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के बाद किस तरह से क्या अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है, वो सारी उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। इट इज ऑब्जर्व दैट 30% ऑफ डेथ इन कन्फाइंड स्पेस हैपन एंड ड्यूरिंग रेस्क्यू अटेम्प्ट्स। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जो कन्फाइंड स्पेस में दुर्घटनाएं होती हैं, तो कभी कभी तो इसलिए दुर्घटनाएं होती हैं कि वहाँ जो काम होता है और काम के दौरान जो कोई आदमी फंस जाता है तो उसको रेस्क्यू नहीं कर पाता प्रॉपर ढंग से, इसी में उसकी मौत हो जाती है। अगला है कि जब भी एक्सीडेंट हो, सॉरी ड्यूरिंग एक्सीडेंट एंड ऑलवेज यूज ए नन एंड एंट्री रेस्क्यू अरेंजमेंट फॉर द रेस्क्यू ऑफ एन एंट्रेंस, ऑलवेज एंड यूज है ना सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus फॉर एंटरिंग एंड कन्फाइंड स्पेस ड्यूरिंग एंड द रेस्क्यू ऑफ एंट्रेंस। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जब भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई हादसा हो जाता है, सपोज दैट अब किसी को घुसना पड़ेगा, तब उस बंदे को निकालेगा जो वहां ट्रैप कर गया, फंस गया है, ठीक है, तो उसको वहां क्या करना पड़ेगा, है ना, ट्रेनिंग, सॉरी, तो एक मिनट, तो हमेशा उसको एस्काबा पहन करके ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बंदा तो ऑलरेडी वहां लुढ़क चुका है, गिर चुका है। आप भी अगर खाली जाएंगे, हो सकता है कि पॉइजनस गैसेस हो, टॉक्सिक गैसेस हो या सफोकेशन गैसेस हो, तो उसके चलते जान जा सकती है। इसलिए बचाव वाला बंदा भी एस्काबा पहन के जाएगा। और जहां भी काम हो रहा है पर्याप्त मात्रा में लाइट वगैरह की सुविधा होना चाहिए। और कोशिश ये करें कि 12 से 24 वोल्ट वाला एसी या बैटरी ऑपरेटेड जो फ्लेम प्रूफ लाइट होता है उसी का प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद जितने भी मशीन है जिसमें फोर्स दिया जाता है, वेंटिलेशन फॉर एयर मूवमेंट एंड ब्लोअर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस। बताते ये कन्फाइंड स्पेस में जहाँ हम लोग काम करने जाना चाहते हैं, अगर बहुत बड़ा है तो पहले क्या किया जाता है, उसमें फैन लगा करके, मैकेनिकल फैन लगा करके उससे जितने भी गंद हवाएं हैं सबसे पहले उसको निकाला जाता है और फ्रेश ऑक्सीजन को उसमें डाला जाता है, ताकि टैंक के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो प्रॉपर बना रहे। उसके बाद है कि जहां भी इस तरह का काम होगा वहां मैकेनिकल वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट ब्लोअर वगैरह भी लगा होना चाहिए, ताकि जो खतरनाक गैसेस हैं वो क्या हो जाए, निकल जाए, और ज्यादा से ज्यादा गैसेस वहां एकत्रित ना हो और जमा ना हो। उसके बाद है आगे आपका कि इन्फॉर्म इमरजेंसी रेस्क्यू टीम बिफोर एन कंडक्ट एन स्पेस एंट्री व्हिच है ना इंक्लूड फर्स्ट एडर्स, डॉक्टर, सेफ्टी टीम, एडमिन टीम, ईटीसी। जब भी कन्फाइंड स्पेस एंट्री करते हैं तो ये सारे डिपार्टमेंट को हमको क्या करना होता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है, ताकि ये लोग समय पर आकर के क्या करें, रेस्क्यू का काम करें। डू नॉट ईट और ड्रिंक इन ए कन्फाइंड स्पेस में बैठकर कोई भी खाना पीना नहीं चाहिए। यूज अप्रोप्रिएट पीपी सच एज एन सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट, मास्क, कैटेटर्स एंड एससीबीए सेट, हैंड ग्लव्स, एप्रॉन, है ना, एयर प्लग अकॉर्डिंग टू द वर्क। जैसा वर्क है उस वर्क के नेचर के हिसाब से जितने पीपी का नाम लिया गया है उसको हमें यूज करना चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ा खतरा या बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है।